हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितिन दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 6 में पार्ट 2 रिवाइज करेंगे। और पार्ट 1 में इससे पहले हमने 12 प्रॉब्लम्स ली थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग 12 प्रॉब्लम्स जिसमें भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे। आज हम फाइनल टचअप दे रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को, यानी कि लेक्चर 6 के पार्ट 2 में। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको केमिकल काइनेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जस्ट वॉच इट ऑल द लेक्चर्स रिगार्डिंग द ट्रिक्स रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स एंड गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद द NDS सर। क्योंकि इससे पहले हमने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छे लेक्चर दे चुके हैं। नो गेट मास्टरी स्पेशली इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद द NDS सर। क्योंकि नीट के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से फोबिया होता है, बट यू आर ऑन दिस चैनल, आई विल गेट रिमूव दिस फोबिया फ्रॉम योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 6 पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं, जस्ट टेक ए रिव्यू ऑफ सम 2 or 3 प्रॉब्लम्स, यू विल डेफिनेटली गेट फॉल इन लव विद द केमिस्ट्री एंड डोंट गो ऑन माई लुक्स। चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जैसे आप एल्कीन अल्काइन से कोई एल्केन बना रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लीजिए एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वो 500 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। अगर वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो तो वो सेम रेट पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 400 केल्विन। देखो बड़ा ध्यान से देखना कि एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, अगर कैटलिस्ट की अब्सेंस में होती है तो 500 केल्विन पे टेम्परेचर पे हो रही है, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो 400 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन बैरियर बाई 20 किलो जूल पर मोल, यानी कि अगर कैटलिस्ट के डालने से जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो नीचे शिफ्ट करके 20 किलो जूल नीचे शिफ्ट हो गया है। जैसे कहने की बात तो ये है, आपको पता होगा कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। मान लीजिए रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लीड कर रही है और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया E1, ठीक है। तो E1 क्या हो गया आपका? E1 हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। E1 क्या हो गई आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये कब है? व्हेन वी डोंट यूज द कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां से रिएक्शन यहां पर लीड कर रही है। ये आपका हाईएस्ट एनर्जी बैरियर है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कहते हैं। अब कैटलिस्ट यूज करने से क्या हुआ, आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या करते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। और कैसे? बाय प्रोवाइडिंग शॉर्टर एनर्जी पाथ, अल्टरनेट पाथ दे देते हैं और वो कम एनर्जी का होता है। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जाएगा लेकिन छोटे पाथ से चला जाएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी पाथ से। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब यहां से लेकर केवल यहां तक रह गई है। तो इस एनर्जी को मैं नाम दे देता हूं E2। समझ गए? तो यहां पर मैं लिख दूं हियर E2 इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी कर दूंगा आपके लिए, हलवा न्यूमेरिकल कर दूंगा। ये हो गया विद कैटलिस्ट। ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गया मेरे भाई, ठीक है। E1 is the activation energy without catalyst, we are not using the catalyst, and E2 is the activation energy when we are using the catalyst। इतना फंडामेंटल समझ में आ गया। अब देखो, जब रिएक्शन कैटलिस्ट की अब्सेंस में हो रही है तो 500 केल्विन पे हो रही है, कैटलिस्ट लेते हैं तो 400 केल्विन पे हो रही है। मतलब कैटलिस्ट का इफेक्ट है कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पर मैं 2 इक्वेशन बना सकता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। आरएनएस ने एक बात कही थी कि K1 यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है, वो हो गया आपका A इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -E1/RT। समझ गए? चलिए दूसरा लेता हूं मैं K2 इजिकल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -E2/RT2। पहले T1 फिर T2, ठीक है।
यहाँ पे मैंने दो चीजें ली हैं। K1 ये रेट कांस्टेंट है जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो K1 500 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम आपको समझ में आ गया, डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपके डाटा देता हूँ। इसमें डाटा क्या गिवन है, इसमें डाटा गिवन है कि T1 टेम्परेचर आपका 500 केल्विन है, T2 टेम्परेचर आपका 400 केल्विन है, ठीक है। K1 इज द रेट कांस्टेंट व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द K1 इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द कैटलिस्ट। तो E1 वहां पर मैंने लिखा है, देखो माइनस E1 अपॉन RT, RT 1 हो जाएगा। अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों का सेम रहेगा, वो आपको बताऊंगा क्यों रहेगा, ठीक है। और RT2 हमने कर दिया, ये बात आ गई। अब मैं देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक लगाने वाला हूं और उस लॉजिक से ये क्वेश्चन चुटकी भर में सोल्व हो जाएगा। और वो लॉजिक क्या है, बड़ा ध्यान से देखना। वो लॉजिक ये है, मैं यहां पर इन दोनों को K1 = K2 लिखूंगा। ये बात काफी बच्चों को हजम नहीं होगी, पहली बात तो सुनने में कि सर ने K1 और K2 इक्वल क्यों कर दिए। क्योंकि मेरे भाई न्यूमेरिकल में एक बहुत बढ़िया हिंट दिया एग्जामिनर ने, क्योंकि ये ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द JEE एडवांस। और मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं, जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं दे डोंट गेट वरी अबाउट द JEE मेंस और JEE एडवांस प्रॉब्लम। अगर आप नीट की प्रॉब्लम्स को हलवा समझ रहे हैं तो JEE एडवांस और JEE नीट मेंस की प्रॉब्लम कीजिए। उस अगर वो प्रॉब्लम आप कर लेते हो तो चैप्टर के ऊपर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड होगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और JEE मेंस और JEE एडवांस वाले नीट की प्रॉब्लम्स भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा लो से होती है, बेसिक टू एडवांस, तो तभी आपका चैप्टर पे पूरी कमांड आएगी, ठीक है। कई बार हम चीजों को हल्के में लेके छोड़ देते हैं, वो बड़ा भारी पड़ जाता है कई बार। तो K1 और K2 इसमें बराबर पता क्यों किए मैंने, क्योंकि मेरे भाई रिएक्शन में एक बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, एट द सेम रेट, ठीक है। सेम रेट पर हो रही है, मतलब 500 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हैं और 400 केल्विन पे कर रहे हैं, दोनों में रेट सेम है। तो K1 और K2 यहां पर बराबर इसलिए रखे हैं मैंने, ठीक है। आप देखो K1 K2 बराबर रखूंगा ना, तो यहां पर एक बात समझ जाओ। देखो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी, E1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट एंड E2 इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। अब देखो यहां पर एक मैं बहुत बढ़िया हिंट डाल रहा हूं। तो K1 K2 जब बराबर होंगे, इस इक्वेशन में क्या चीजें बराबर होंगी, इस इक्वेशन में बराबर होगा E1 अपॉन RT1 इट इज इक्वल टू E2 अपॉन RT2, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो K1 K2 बराबर है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, कट जाएंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस E अपॉन RT1 है, यहाँ पर E2 अपॉन RT2 है, तो माइनस साइन भी कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर आएगा E1 अपॉन RT1, तो दोनों बराबर हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर बातें आ गई E1 अपॉन, यहाँ पर मैं चीजें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ रिएक्शन में। मैं T2 को यहाँ ले आया, ठीक है, T2 को यहाँ ले आया, तो इसमें रीअरेंजमेंट करने के बाद T2/T1 इट इज इक्वल टू E1 को नीचे ले गया, E2/E1, ठीक है। अब देखो, अब बहुत अच्छा ट्विस्ट है, हमें T2 पता है 400 केल्विन, T1 पता है 500 केल्विन, ये बातें हमें पता है। E1 E2 के बारे में दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब वो दिमाग मैं ऐसे लगवाऊंगा आपका, बड़ा ध्यान से समझिए। देखो अगर मैं कह दूं कि जो E1 है, बड़ा ध्यान से समझना, जो E1 है वो E2 प्लस 20 किलो जूल पर मोल के बराबर है। कितने बच्चों को ये बात हजम हो गई, पहले बात ये दिमाग लगाओ, ठीक है। कितने बच्चों को ये बात हजम हो गई। देखो E1 क्या बोला था मैंने, जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो E1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और हम E2 जब क्या कब ले रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट क्या है, इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट प्लस 20 किलो जूल पर मोल, यही तो बात है। देखो जिसने यही कहा है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन बैरियर को 20 किलो जूल कम कर रहा है, 20 किलो जूल क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी कि जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो प्लस 20 किलो जूल। मिल गया हिंट। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में होता है, बच्चे यहाँ पर गलती ये कर देते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे मेरे भाई केल्विन में होता है और ये किलो जूल पर मोल में है, तो इसको जूल पर मोल बनाओगे आप। तो ये 20 किलो जूल को मैं कर देता हूँ 20,000 जूल, ठीक है, पर मोल, समझ गए। तो E1 की वैल्यू मिल गई आपको E2 प्लस 20,000। तो आपको चाहिए क्या, आपको पता क्या चाहिए, ये आपको चाहिए इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो वो होगी ना जो विदाउट कैटलिस्ट है, क्या है, विदाउट कैटलिस्ट।
तो E1 आपको निकालना है। तो E1 की वैल्यू मैं देखो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, जो आपका E1 की वैल्यू, जो E2 की वैल्यू आपकी देखो, जो आपका E2 है वो क्या हो सकता है, E1 माइनस 20,000, E1 माइनस 20,000, ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। और ये कितनी कम है, जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं उससे 20,000 जूल एनर्जी कम है। तो यहाँ पर डाटा पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल करके बिल्कुल सामने आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको देखना पड़ा ध्यान से, एक ही पल भर में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इस न्यूमेरिकल से। T2/T1, T2/T1 मतलब 400/500, 400 बटे में 500, इट इज इक्वल टू E2 की वैल्यू देखो, E2 वैल्यू है E1 माइनस 20,000, E1 माइनस 20,000, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई E1 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल देते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखो अब 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4E1 इट इज इक्वल टू 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 5E1, 5 को 20,000 से करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, समझ रहे हो, 5 को 20,000 से करोगे तो 1 लाख आएगा। तो 5E माइनस 4E कितना आ गया, 5E1 माइनस 4E1 इट इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो आपका E1 कितना आ गया निकल करके, E1 आ गया आपका 1 लाख। अब 1 लाख का मतलब क्या होता है, ये तो जूल पर मोल है, तो कितना आएगा 100 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है 100 किलो जूल पर मोल। और आपसे ये भी पूछ सकते थे व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तब कितनी आएगी। तो आपकी वैल्यू पुट कर दो, E2 आएगा आपका, अभी बोला था मैंने, E2 कितना आएगा आपका, ये रहा, E1 माइनस 20,000, ठीक है। तो E1 माइनस 20,000, तो आपका आएगा E1 कितना था, 1 लाख, 1 लाख में से जैसे हम क्या कह सकते हैं 100 किलो जूल पर मोल, तो 100 किलो जूल पर मोल में से 20,000 को मैंने कह दिया 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो E1 कितना है 100 माइनस 20, 80 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, दोनों निकाल दी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। बताइए कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। ऐसे आप न्यूमेरिकल में अप्रोच ला सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला न्यूमेरिकल अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी आपको मिलेगा। चलिए देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, एनडीएस सर के साथ आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा आएगा मेरे भाई। लेक्चर को लास्ट से देखो, मेरे लेक्चर भले ही लेंथी मिलेंगे आपको, बट जिसको लत लग गई बड़े बड़े लेक्चर्स की एनडीएस सर के, यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब एनडीएस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन है कि द NO2 रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इक्वेशन आपको दी हुई है 2N2O5 4NO2 + O2। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि N2O5 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 10 मोल पर लीटर है, सॉरी 3 मोल पर लीटर है, और 2.75 है 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद। एग्जामिनर कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट कर रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट NO2। देखो बड़ा अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन में। पता है गलती क्या, मतलब एग्जामिनर ने कहां पर ट्रैप किया है। और जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट ईयर का, 12 अप्रैल को आया हुआ है शिफ्ट 2 में। चलो देखो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इजी पीजी कॉन्सेप्ट है। अरे मेरे भाई dx/dt निकाल लो। कभी बच्चे गलती करें ना कि अपने को ये नहीं पता भाई, देख अब अपने को देखो, अपने को रिएक्शन दे रखी है 2N2O5, घबराना नहीं है, 2N2O5 4NO2 + O2, ठीक है। अपने को करना क्या है, dx/dt लिख लेना है। dx/dt क्या होता है इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट के अंदर मोल्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर आएगा सबको पता है -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इट इज आल्सो इक्वल टू NO2 की फॉर्मेशन की रेट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कितना है 4 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा +1/4 dNO2/dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए
अब देखिए ये चीज़ हमें पता है, अपने को निकालना क्या है, पहले वो चीज़ लिख लिया करो। अपने को निकालना है DNO2/dt, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये निकालना है अपने को, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। अपने को N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो क्यों ना हम ये DNO2/dt निकाल लें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये dx/dt के बराबर ही तो होगा। इजी सी बात है। चलो अपने को dx/dt चाहिए तो हम क्या करते हैं, dx/dt निकाल लेते हैं इसका। अरे dx/dt तो बड़ा इजी है, dx/dt का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, x2 - x1, और टाइम क्या होता है, t2 - t1। अरे दिमाग लगाया करो यार मेरे भाई थोड़ा सा, और हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे आप। थोड़ा देखो, अब देखो पहले थी कंसंट्रेशन 3 और बाद में कितनी हो गई 2.75, तो बड़ा इजी है। 3 थी, बाद में कितना हो गई 2.75, तो ये तो आ गया कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है। और टाइम देखो 0 से स्टार्ट हुआ और 30 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, तो 30 - 0 कर दूं मैं 30, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखो 3 - 2.75 कितना होता है 0.25 डिवाइडेड बाई 30। अरे भाई ये dx/dt आ गया और ये आ गया मोल पर लीटर। और देखो टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड इनवर्स मत लिखना, मिनट इनवर्स, क्या लिख सकते हो, मिनट इनवर्स। तो ये हो गया आपका यहाँ तक dx/dt। अरे यहाँ पे तो हलवा हो गया। अब dx/dt आपको पता है, ये रहा, और ये dx/dt हमने निकाला है, क्या निकाला है पता है, हमने निकाला है DN2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, DNO2/dt, DNO2/dt। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ DNO2/dt किसके बराबर है, देखो मैं इस 4 को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 4/2, पल्ले पड़ गई बात। DNO2/dt निकालना था, ये 4 को मैं यहाँ ले आया, तो ये 2 पहले से था, 4/2, और DN2O5 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के अंदर कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, आ जाएगा मजा भाई, बिल्कुल आएगा। चलो देखो टाइम कर, न्यूमेरिकल में टाइम लगता है, और ये अपने को पता है क्या निकला ये, अरे 0.25/30 पता है क्या है यार, आप समझो यार, यही तो है। N2O5 की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया टाइम के साथ, dx/dt तो है ये, देखो यही तो है, समझ में आया। तो ये आपको लिख देना है 0.25। देखो 4/2 तो क्या होता है, ये देखो 4/2 मल्टीप्लाई बाई DN2O5, यहाँ कंसंट्रेशन 0.25 डिवाइडेड बाई 30 कर दें, निकाल के देखते हैं क्या आएगा। चलिए देखो 4/2 कितना होता है, 2 हो जाएगा ये तो, और बाकी क्या आएगा, हाँ जी हाँ, और ये चला गया 15 पे, कोई दिक्कत नहीं है, 0.25, हाँ पॉइंट हटा लेते हैं इसको, 0.25 का पॉइंट हटा लिया, 25/100, नीचे कितना है 15, तो 5 - 5 = 25, 5 × 15, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो आ जाएगा धीरे धीरे। 25/100 कर लिया इसको, न्यूमेरिकल उनके लिए मैं जल्दी सॉल्व कराता हूँ। देखो नो डाउट जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी कर लेंगे, लेकिन फिजिकल के जो न्यूमेरिकल है, जो नीट के स्टूडेंट्स थोड़ा फोबिया समझते हैं, लेकिन इजी है मेरे भाई। चलो तो 5/3 का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे देखो 100 है, 100 तो ऊपर क्या चला जाएगा 5/3, नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा 10⁻²। भाई 100 को मैं लिख सकता हूँ ना, 100 को लिख सकता हूँ 10⁻², 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻²। 5/3 क्या होता है जल्दी बोलो, 5/3 होता है 1.66 इंटू 10⁻²। आंसर क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओहो हो, ऑप्शन बी देखो जल्दी, ऑप्शन बी है 1.66 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। बताओ कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल हलवा है, कराने मेरे को टाइम लगा, लेकिन आपको फंडामेंटल समझना था इसमें कि अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एग्जामिनर ने इसमें dx/dt नहीं दिया, तो dx/dt आप खुद निकाल सकते हो मेरे भाई। dx/dt का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब N2O5 की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है, तो हमने निकाल लिया x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। आंसर आ गया तुम्हारा 0.25 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया। इसको फिर रीअरेंज कर लिया क्वेश्चन को, आ गया हमारा आंसर निकल के। भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
अच्छा, आपको डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, अरे ले क्या, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पढ़ो जल्दी से। अरे क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो मेरे भाई, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, आएगा डेफिनेटली मजा आएगा। चलो क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए प्लस बी। देखो एक रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट में जा रहा है बी में। ए के नंबर ऑफ मोल्स एक्स दिए हुए हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स वाई दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इक्वेशन दी हुई है log base 10 dA/dt, यानी कि डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू log base 10 dB/dt, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी ठीक है। और प्लस 0.3010, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी बताओ। यहाँ पर ए और बी यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन है। क्वेश्चन दिखने में ना बहुत टिपिकल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया log base 10 0.30, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं जेईई मेंस एडवांस वाले। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाओ ना, इतना हलवा क्वेश्चन है ये, विद इन 10 सेकेंड यू कैन ग्रैब दिस क्वेश्चन। देखो करना क्या है, अरे पूरी क्वेश्चन का यहाँ पर एंटीलॉग ले लो। क्या ले लो, एंटीलॉग। एंटीलॉग लोगे तो log से एंटीलॉग कैंसिल हो गया, बड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर लिख दूं मैं, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के दोनों तरफ है ना एंटीलॉग लो। देखो log से एंटीलॉग कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा -dA/dt, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ से log से एंटीलॉग कैंसिल हो गया, वहाँ क्या बचा dB/dt, ये भी दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब प्लस देखो यहाँ पर इसका log एंटीलॉग लो तो एंटीलॉग ऑफ 0.3010, आपको पता है 0.3010 का एंटीलॉग 2 होता है। कितना होता है, 2। अरे यही तो फंडामेंटल समझना था मेरे भाई, यही तो फंडामेंटल समझना था आपको। तो प्लस देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, और एंटीलॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अरे बोलो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो एंटीलॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इनटू लॉग एंटीलॉग ऑफ 0.3010। यहां तक आ गया। चलो आगे फ्रेम करो क्वेश्चन को, आगे समझ में। तो 0.3010 क्या हो जाएगा, एंटीलॉग यहां पे ले लिया 0.3010। अब एक बात देखिए यहाँ पर, अगर मैं कहूँ 0.3010 का जो एंटीलॉग होता है वो 2 होता है, कितने बच्चे इस बात को एग्री करेंगे। देखो प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ एंटीलॉग 0.3010 का एंटीलॉग जो होता है ना वो 2 होता है। देखो प्रूव करके दिखाता हूँ। इस रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ लॉग ले लो, इस क्वेश्चन में इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग से एंटीलॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 0.3010 वो log 2 के बराबर ही तो होता है। प्रूव हो गया ना। देखो इसका मैंने दोनों तरफ log ले लिया तो एंटीलॉग से log कैंसिल हो गया, तो 0.3010 और वो log 2 के बराबर ही तो होता है। बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया समझ में आपको, डेफिनेटली आ गया। कुछ बातें भाई यहाँ पर समझनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अभी मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये इस तरह से log एंटीलॉग ये आ गया आपका। देखो ये तो बन गया हमारा -dA/dt, कोई दिक्कत नहीं है। ये रह गया हमारा dB/dt। अब एंटीलॉग 0.2010 की वैल्यू आ गई 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ ले आओ, 2 मल्टीप्लाई में ना इसको यहाँ नीचे ले आओ, तो यहाँ क्या बनेगा -1/2 dA/dt, इट इज इक्वल टू dB/dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a के विद रिस्पेक्ट टू 1/2 आ रहा है ना, तो 1/2 का मतलब समझते हो। देखो हम जैसे कोई इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैंने कह दिया 2a gives the b, 2a gives the b, तो a के विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना 1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt। तो ये देखो -1/2 है, तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मिल गया, तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई हमारी कि 2a gives the b बनेगा हमारा, 2a gives the b। तो आपको चारों में से ऐसी इक्वेशन सर्च करनी है जिसमें 2a gives the b हो। देखो लगाओ दिमाग, 4 ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल में दे रखे हैं। एक दे रखा है n-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, नहीं हो सकता क्योंकि n-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, छोड़ दो।
C2H2 और C6H6 ये भी नहीं हो सकता भाई। अब तो मतलब हमें ऐसा ढूंढना है जो B है ना, इट शुड बी द डाइमर ऑफ A। B जो है ना वो A का डाइमर लगना चाहिए, A का क्या लगना चाहिए, डाइमर। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4, C2H4 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, अरे C4H18 तो बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, देन कंबाइनिंग टू फॉर्म द ब्यूटीन, जो आपका साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल आपका आसानी से बन करके सामने आ गया। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को करने का एक ट्रिक और बताता हूं, दूसरा फंडामेंटल। मान लो इस लॉजिक से आप पकड़ नहीं पाए तो इस न्यूमेरिकल का अल्टरनेट बताते हैं। अब एनडीएस सर आपका अल्टरनेट देखिए इस न्यूमेरिकल को करने का। इस न्यूमेरिकल को करने का अल्टरनेट क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन थी, दिस इक्वेशन इज गिवन। तो आप क्या करो, 0.3010 की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पर log 2 लिख सकते हो ना आप। अरे 0.3010 log 2 ही तो होता है, तो यहाँ पर log 2 लिख दिया मैंने। अब log का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि देखो ये log A और ये log B, तो log A प्लस log B क्या होता है, log A प्लस log B क्या होता है, log A इंटू log B, log A इंटू B होता है। देखो पुट कर दो, तो यहां पर तो क्या आएगा आपका, अब यहां पर इस पूरी इक्वेशन में एंटीलॉग ले लो। अब इस पूरी इक्वेशन में यहां पर एंटीलॉग ले लो, तो यहां अब तो समझ जाओगे। अरे अब तो आ गया समझ में, और इजी कर दिया मैंने। तो यहां पर अब इक्वेशन में एंटीलॉग लो, तो यहां पे ये आएगा, यहां पर एंटीलॉग लो क्या आएगा, dB बाई dt और इंटू 2 लिखूंगा मैं, यहां प्लस मत कर देना क्योंकि एंटीलॉग लेंगे तो log A प्लस B की वैल्यू जो आएगी log A इंटू B आएगा। देखो ये जो है ना वो ये है log A प्लस B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log dB बाई dt मल्टीप्लाई बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब एंटीलॉग लोगे तो dB बाई dt मल्टीप्लाई बाई 2 ही बचेगा। समझ में आ गई, हाँ ये थोड़े डाटा आप लगाना है। अब 2 यहाँ पर नीचे जाएगा, फिर वही फाइनल आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फंडामेंटल आपको समझने हैं। तो क्वेश्चन भाई इजी होते हैं, हम उनको मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हमें लॉग के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, केमिकल काइनेटिक्स पे अगर कमांड बनानी है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन नाउ। आज तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नॉलेज आपकी डेफिनेटली बिल्डअप हो रही होगी इससे। चलिए अगली प्रॉब्लम ले, अरे बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लें, आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मेरे को लानी है अब। हाँ ये देखो, नेक्स्ट फॉर ए रिएक्शन स्कीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए गिव्स द बी, बी गिव्स द सी। ए से बी जा रहा है मेरे भाई और बी से सी पे जा रहा है। रेट कांस्टेंट यहाँ पर K1 है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 है। बहुत अच्छी दासू प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं आज एनडीएस सर। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेड टू बी 0 देन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाई। अरे बी की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछ रहा है आपको, कितना आएगा। न्यूमेरिकल में ऑप्शन दिए हुए हैं आपको K1 और K2 के विद रिस्पेक्ट टू। भाई देखो जब भी न्यूमेरिकल में एक बहुत अच्छा फंडामेंटल यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करना आपको। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो उस पॉइंट को कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, यानी कि बी की जो फॉर्मेशन की रेट है ना उसको 0 पे सेट कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। अरे समझो इस बात को, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 है, यानी कि बी की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा। अब लगाओ दिमाग, क्यों नहीं आ रहा, अरे बी देखो इंटरमीडिएट है मेरे भाई, यानी कि ए से बी जिस स्पीड से बन रहा है, यानी कि बी ए से जितने स्पीड से बन रहा है उतने स्पीड से बी जो है वो सी के अंदर जा रहा है। यही तो लॉजिक है, नहीं समझे आप, फिर से बताता हूं। देखो इस न्यूमेरिकल में ये हिंट दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है ना वो सेट टू बी 0। 0 क्यों है, क्योंकि बी जिस रेट से बन रहा है ना ए से उतने ही रेट से वो सी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर कोई सब्सटेंस में कोई चीज़ यहाँ पर चीज़ें मेंशन की हो ना कि किसी का रेट ऑफ फॉर्मेशन या डेट ऑफ जो है वो सेट टू बी 0 है, तो वहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। इस पॉइंट का मीनिंग पता क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है ना इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के लिए बढ़िया वर्ड लिख देता हूं, डिसअपीरेंस
ऑफ बी, ये फंडामेंटल इस रिएक्शन में इस्तेमाल करना है। और यहीं नहीं, कहीं भी न्यूमेरिकल आ जाए इस प्रकार का जिसमें 9 लाइन घुसा रखी हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट इज सेड टू बी 0, तो उसमें आपको समझ जाना है कि जितनी रेट से वो बन रहा है ना, उतनी रेट से वो डिसअपीयर भी हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, समझ गए? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है ना, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के बराबर है। पुट कर दो, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किसके बराबर आएगा? बी यहां पर बन रहा है, बी यहां पर बन रहा है, तो यहां पर आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या आएगा? बी की फॉर्मेशन की रेट आएगी आपकी, ये रहा बी यहां पर बन रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आप क्या लिख सकते हो? K1 इंटू ए, इट इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर बी डिसअपीयर हो रहा है, बी सी में जा रहा है ना, तो बी डिसअपीयर हो रहा है, तो इसकी रेट क्या लिख सकता हूं? K2 इंटू बी। देखो K2 इंटू बी, समझ में आ गया? तो ये आपका dx बाई dt हो गया। देखो यहां पर दो बातें लिख सकता हूं मैं कि dB बाई dt जो है वो दो तरह से इक्वल है। देखो यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगी कि dB बाई dt इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो K1 इंटू ए, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ B K2 इंटू बी, ये दोनों है। और यहां पर dB बाई dt की वैल्यू कितनी है? 0 रख के देखो, यहां पर dB बाई dt आपका कितना कह रहा है? 0। तो यहां पर देखो K1a माइनस K2b इट सेड टू बी 0, और यहीं से तो ये आएगा, इस टर्म को इधर ले आओ, समझ में आ गया? अब पूछा क्या है? B की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो B की कंसंट्रेशन भाई पुट कर दो ना, K2 को नीचे ले आओ, K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई बाई ए रह गया, दिस फाइंड टू बी आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी की कंसंट्रेशन से? ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में K1 बाई K2 मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए। आगे समझ में? फंडामेंटल को समझना मेरे भाई, फंडामेंटल को, कि बी की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना वो सेट टू बी 0 कर दी, यानी कि बी जिस स्पीड से बन रहा है ना उतनी स्पीड से आपका डिकम्पोज भी हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में बी को इंटरमीडिएट मान लिया इन्होंने, तो K1 इंटू ए, ये K1 इंटू ए और K2 इंटू बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो बी की कंसंट्रेशन आपने निकाल ली, ठीक है? दैट्स ऑल। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं ऑन योर स्क्रीन नाउ। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं आपके स्क्रीन पर, ये देखिए कि द गिवन प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन आर with time at the two different reactions, first and second, the respective order of the reaction। अरे आसान है, दो ग्राफ दे रखे हैं, अरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तो मेरे भाई फर्स्ट लेक्चर बनाया इंडिया सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल, कि आप ग्राफ को देखकर ही रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। और ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, पार्ट 1 के अंदर जरूर देखो। देखो कितना इजी है, अभी बताया था मैंने। अरे मैंने बोला था जब भी ln a यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब यहाँ पर r मान लिया इन्होंने रिएक्टेंट, तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ हो, किसके बीच में ग्राफ हो? टाइम के रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन हो, नेगेटिव स्लोप, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 1। अगर यहाँ पर ln ना लग रहा हो, क्या ln ना लग रहा हो, ए का और टाइम के बीच में ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? यहाँ भी स्लोप जो आएगी वो -k आएगी, क्या आएगी? स्लोप -k। और यहाँ पर इंटरसेप्ट जो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो a0 आएगा। यहाँ पर ln a है, यहाँ पर इंटरसेप्ट आएगा आपका ln a0, ठीक है? और जो स्लोप आएगी वो भी -k आएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है। पूछ क्या रहा है? अरे रेस्पेक्टिव ऑर्डर आएंगे 1 and 0। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में दे रखा है 1 and 0। तो आपको याद रखने मेरे भाई, काफ़ी बार बता चुका, अगर ln a हो या log a हो, फिर से देख लो, ln a हो या log a हो, log a ln a का ग्राफ टाइम के साथ हो, नेगेटिव स्लोप, समझ जाना ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर है। a का ग्राफ हो टाइम के साथ 0 ऑर्डर है, और a की जगह अगर एग्जामिनर 1/a कर दे, a की जगह 1/a रेसिप्रोकल ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशन, और टाइम के बीच में ग्राफ हो, ग्राफ यहीं जा रहा हो नेगेटिव स्लोप के साथ, बस इतना हो जाएगा, इंटरसेप्ट a0 से हो जाएगा 1/a0, ठीक है? बस तो यहाँ पर ग्राफ का ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर, बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? ये चीज़ें समझने की है, समझ के समझ को समझो, मेरी समझ में वही समझदार है, और जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे।
बड़ा अच्छा रिदम सेंस बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी। ए बी से सी प्लस डी बन रहा है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ को थोड़ा सा इजीली ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन बड़ा सा ट्रिकी लेवल सा लग रहा है क्योंकि चारों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है और उसमें से इनकरेक्ट निकालना वो और भी अच्छा मुश्किल है। तो देखो, हाँ, ये कह रहा है डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। देखो आपको बताता हूँ पहले तो, प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है KTC और एक होता है KCT और एक होता है TCP, TCP। देखो KCP की फुल फॉर्म है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली थोड़ा सा समझ लो, एक बार बेसिक समझ लाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और TCP होता है थर्मोडायनेमिकली। TCP क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। देखो KCP समझना हो ना, हमेशा ध्यान रखना। काइनेटिकली कंट्रोल पूछ रहा है। देखो काइनेटिकली स्टेबल का मतलब पता क्या होता है? जिस प्रोडक्ट को बनने में कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्रोडक्ट आपका हायर एनर्जी लेवल पे भी बन जाता है। मतलब देखो हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट की तरह काम करता है। हायर एनर्जी लेवल पे प्रोडक्ट इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो जल्दी बना है। देखो काइनेटिकली स्टेबल का मतलब है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है इफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फास्टर एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में फास्टर बना है, जल्दी बना है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक्स फास्ट है, वो जल्दी बन गया। और अगर कोई प्रोडक्ट लोअर एनर्जी स्टेट में जाकर बन रहा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर बहुत हाई ले रहा है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर डी काइनेटिकली कंट्रोल बोला है तो देखो यहाँ पर डी का आपको सी और डी प्रोडक्ट में से है ना, सी और डी प्रोडक्ट में से सी डी आपको हाई एनर्जी लेवल में मिलेगा। देखो डी का जो लेवल है वो ऊपर है और सी का लेवल देखो बिल्कुल नीचे है। उसमें डायग्राम में देखो डी का लेवल ऊपर है और सी का लेवल बिल्कुल नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल और डिसाइड कर लो। देखो ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है ना, वो लेवल है 5 किलो जूल पर मोल। एक बार देख लो, ए प्लस बी का लेवल 5 किलो जूल पर मोल है। जो डी बन रहा है आपका प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट बन रहा है वो 10 किलो जूल पर मोल पर है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। और आपका जो सी प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल बॉटम पे है, यानी कि 0 किलो जूल पर मोल, जिसको हम बोल सकते हैं बॉटम पे है बिल्कुल, ठीक है। अब एक बार तो देखो ए और बी से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक सी भी बन रहा है, एक डी भी बन रहा है। तो ए और बी तो कौन से लेवल पर है? 5 पर, ठीक है। अगर ए और बी से अपने को सी पर जाना है, किस पे जाना है? सी पर जाना है। तो उसमें देखो एनर्जी कितने पे जा रही है? ऊपर 20 पे जा रही है। कितने पे जा रही है? 20 पे। यानी कि ए बी से अपने को अगर सी बनाना है तब तो 15 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 5 तो पहले से है ना, 5 पहले से है। अगर सी पे जाना है तो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, कितने ऊपर वाला? 20 का, तो 15 किलो जूल एनर्जी चाहिए। और ए बी से डी पर जाना है तो आपको देखो 15, हाँ 15 का बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ए बी से डी पर जाना है तो एनर्जी कितनी चाहिए? ए बी से अगर डी पर जाना है तो एनर्जी चाहिए 10 किलो जूल पर मोल। कितनी चाहिए? 10 किलो जूल पर मोल। आप खुद दे सकते हैं, देखो 5 से 15 पे गया है डी पर आने के लिए। तो डी आपका सी के कंपैरिजन में लोअर एनर्जी पाथ से हो रहा है, कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो काइनेटिकली जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे डी द काइनेटिकली स्टेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, ए और बी का जो बनना है, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, सी से बना रहे हैं, सी से ए और बी का बनना हैज़ द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। देखो सी को अगर मैं रिएक्टेंट मान लूँ, अगर मैं डी को छोड़ बोल जाओ एक बार, अगर मैं सी को रिएक्टेंट मान लूँ और ए और बी को प्रोडक्ट मान लूँ, यही बात कह रहा है ऑप्शन 2 के अंदर, तो ए और बी का बनना जो है ना सी से, उसमें देखो 0 से लेकर 20 पर जाना पड़ेगा, मतलब 20 किलो जूल एनर्जी चाहिए यहाँ पर। कितनी? 20 किलो जूल पर मोल। और ये सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है अगर हम रिएक्शन को इधर लेकर जाएं तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तीसरा देखो,
सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था मैंने। डी काइनेटिकली स्टेबल है क्योंकि उसके एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, और डी क्या है, सी क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी बच गया अब बस कि एक्टिवेशन एनर्जी सी को बनाने में 5 किलो जूल पर मोल चाहिए, बिल्कुल गलत है, अभी बताया था मैंने। ए बी से अगर सी बनाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो जूल पर मोल चाहिए, और कह रहा है इट इज लेसर देन टू फॉर्म डी। अरे बिल्कुल सही है, मोर देन है क्योंकि इसमें 15, सी बनाने में 15 किलो जूल पर मोल चाहिए और डी बनाने में 10 किलो पर मोल चाहिए। तो ये इक्वेशन होनी तो ऐसे चाहिए थी कि द एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 15 किलो जूल पर मोल एंड हायर देन दैट ऑफ डी, तो ये करेक्ट होता, लेकिन अभी डी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चारों स्टेटमेंट पढ़कर आपको एक तो ग्राफिकल नॉलेज होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ जो मैंने आपको पहले बताए थे, ध्यान रखना, एक मैंने स्पेशल लेक्चर बना रखा है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मेरे भाई वो लेक्चर जरूर देख लो, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा और बिल्कुल डेफिनेटली आपको मजा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ, कि फॉर ए रिएक्शन, कंसीडर कर लो, फॉर ए रिएक्शन कंसीडर द प्लॉट ऑफ LNK वर्सेज 1/T। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, RNA इक्वेशन के ऊपर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। 2019 का न्यूमेरिकल है ये, 12 जनवरी का, जनवरी सेशन में आया था शिफ्ट 2 में। LNK वर्सेज 1/T ग्राफ है, बिल्कुल ठीक है। रेट कांस्टेंट गिवन है 400 केल्विन पर 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। कह रहा है कि 500 केल्विन पर निकाल लो। अरे इजी है भाई, 400 केल्विन पे दे रखा है, क्या पूछ रहा है, 500 केल्विन पर आपको निकालना है। देखो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि LNK जो होता है ना, वो LNA माइनस EA/RT के बराबर होता है। एक तो ये पॉइंट याद रखो, ये चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है, आपका 400 केल्विन पे दे रखा है, सॉरी हाँ 400 केल्विन पे दे रखा है रेट कांस्टेंट। मान लो K1 इज द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है K2 निकालो, कितने पे, 500 केल्विन टेम्परेचर पर निकालना है, ठीक है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो लगाओ दिमाग, न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, रोको वीडियो को, पॉज करो और बनाओ। अरे हुआ क्या बताइए, समझ में आ गया। देखो K1 दे रखा है आपको 400 केल्विन पे 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स, K2 पूछ रहा है। घबराना नहीं है मेरे भाई, इसमें एक हिंट दिया हुआ है, बड़ा ध्यान से समझो। आप अगर ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो इस ग्राफ में एक स्लोप लिखी हुई है -4600। देखो इस ग्राफ में यही हिंट है, इस ग्राफ में स्लोप लिखी हुई है -4606, हाँ ये दी हुई है। लगाऊं दिमाग इस पे, देखो आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, अगर यहाँ पर मैं 2 इक्वेशन बनाऊँ, LNK1 लिख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा E1 एक्टिव RT1 आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पर LNK2 लिख दें, LNK2 तो आपका आएगा LNA माइनस EA/RT2, यही आएगा आपका। चलो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर 2 LN की लिख दिए। अब देखो, अब लगाओ दिमाग। अब आपको एक फार्मूला पता होगा मेरे भाई, एक फार्मूला होता है कि LNK2/K1 इट इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। कितने बच्चों को पता होती है बात, बहुत कम लोगों को, क्योंकि इसमें T1 पता है, T2 पता है, K1 पता है, K2 नहीं पता, वो आपको निकालना है। देखो करूंगा क्या, मैं इसमें एक स्लोप निकालूंगा मेरे भाई। देखो आपको पता होना चाहिए, जब भी ग्राफ LNK वर्सेज 1/T हो, और मैंने ग्राफिकल नॉलेज ली है, आपको देखना है लेक्चर नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। लेक्चर नंबर 4 RNA इक्वेशन इन वन शॉट लेक्चर, RNA इक्वेशन का न्यूमेरिकल की सारी अप्रोच बताई हुई है, आप लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें। आपको सजेशन में आपको लिंक दे रहा हूं, देखना ऊपर। चलिए LNK वर्सेज 1/T, अगर LNK वर्सेज 1/T ग्राफ हो, क्योंकि ये देखो ये रिलेशन आई थी हमारी, रिलेशन क्या थी कि LNK होता है LNA माइनस EA/RT, यही आता है आपका। अब देखो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू C+mx, C+mx, यही ग्राफ आएगा। तो y एक्सिस पे हो गया आपका LNK, x एक्सिस पे हो गया 1/टाइम,
वन अपॉन टेम्परेचर, तो आपका स्लोप आ गई माइनस ई अपॉन आर। भाई एम क्या है, एम आपकी स्लोप ही तो है, और स्लोप क्या हो गई माइनस ई अपॉन आर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और मेरे भाई स्लोप एग्जामिनर ने दी है, अभी बताई थी मैंने। स्लोप क्या बताई थी मैंने कहा था इस रिएक्शन में एग्जामिनर ने स्लोप दी है माइनस 4606। कितने बच्चों को ये बात हजम हो गई है? बिल्कुल होगी होगी। तो स्लोप दे रखी है आपको माइनस 4606, ठीक है, क्लियर है। तो आपको माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया ना, समझ में आ गया। तो आपको ई अपॉन आर की वैल्यू मिल गई, बोलो। अरे ई अपॉन आर की वैल्यू मिल गई ना 4606। अरे हजम हुई कि नहीं हुई बात? बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब देखो इस न्यूमेरिकल में K1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, ये अपॉन आर की वैल्यू मैंने बता दी 4606। अरे आ गया कि नहीं आ गया? फंडामेंटल समझ में बिल्कुल आना चाहिए। चलो अब आपको समझ जाना है। देखो आपको ये चीज़ तो पता है, आपको और नॉलेज दे देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना हो। देखो अगर यही क्वेश्चन होता, अगर एग्जामिनर कहता ग्राफ log k वर्सेज 1/t है, log k मतलब ln k की जगह log k, तब ग्राफ के अंदर जो स्लोप आती है ना उसका फार्मूला होता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बस इतना फर्क है, ठीक है। और अगर ग्राफ ln k वर्सेज 1 टेम्परेचर हो, तब ग्राफ की जो स्लोप आती है उसमें 2.303 आर 2.303 नहीं आता है, ठीक है। इतना फर्क ध्यान रखना। ये ग्राफ की स्लोप निकालने के फार्मूले हैं। स्लोप दे रखी थी आपको, अब ग्राफ log k वाला नहीं है, ln k वाला है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो आप पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई अपॉन आर की जगह रख दूंगा मैं स्लोप ई अपॉन आर। समझ तो गए ना? देखो स्लोप तो थी माइनस ई अपॉन आर, और ये किसके बराबर है 4606 माइनस 4606। स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई अपॉन आर की वैल्यू मिल गई अपने को 4606। तो पुट कर दें, चलो रखो। तो ln k2 बाई K1, ln k2 निकालना है, K1 बता रखा है 10 की पावर माइनस 5, इट इज इक्वल टू ई अपॉन आर की वैल्यू 4606 1/T1। T1 की वैल्यू देखो कितनी बताई थी 400, हाँ 400 थी, और माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी 500 थी, ठीक है। जल्दी करो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करो मेरे भाई, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। चलो करें। देखो ln k2 बाई K1, ln k2 बाई K1 4606। न्यूमेरिकल इसलिए सोल्व करता हूँ ताकि नीट वाला स्टूडेंट जल्दी कैचअप कर ले। देखो 400 और 500 इन दोनों का आता है 20,000। कितना जाएगा 20,000। यहाँ पर कितना आएगा जल्दी बोलो, या इसको सोल्ड आउट कर दें। देखो एक तरीका ये भी है, 1/T1 ये होता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। एलसीएम ले लिया, T2 माइनस T1 जल्दी बोलो। 500 माइनस 400 100 बचेगा, और 500 गुणा 400 500 गुणा 400, तो 5 चौके 20, 2 और 2 4 0 आएगी 20, 2 और 2 4 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। कितना बचा अपना 2000 बच गया। ये कितने पे जाएगा और कट रहा है कहीं 2000 पे, ये हो गया 2303, 2 पे गया, और यहाँ पर कितना बच गया 1000। समझ गए? बोलो यार, 2303 2 पे गया ना, और 2000 का क्या हो गया 1000। 1000 पूरे पे काट दो, किया जाएगा 2.303। देखो आ गया ना 2.303। अब अपने को ln k2 बाई K1 की वैल्यू मिल गई, ln k2 अपॉन 10 की पावर माइनस 5, इसकी वैल्यू है 2.303। इतना समझ गए? अब देखो सॉल्व करते हैं। ln की जो वैल्यू होती है ना वो 2.303 log होती है। ln जो होता है ना, इसको सोल्व कर लो, ln होता है 2.303 log, इसका बेस 10 होता है। तो यहाँ पे ln की जगह रख दूँ 2.303 log k2 अपॉन 10 की पावर माइनस 5, और ये किसके बराबर है 2.303 के ही बराबर है, ठीक है। तो 2.303 2.3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो log k2 अपॉन 10 की पावर माइनस 5 किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये है। अब क्या करें भाई जल्दी करो। हाँ अब एंटी लॉग ले लें,
अरे log को कैंसिल करना पड़ेगा ना, log को। अब दोनों तरफ एंटी log ले लेते हैं, इसका एंटी log लेंगे तो log का एंटी log लेंगे तो क्या आएगा, k2/10⁵, उधर एंटी log 1, जल्दी बोलो, एंटी log क्या आएगा 1, और 1 का एंटी log ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, एंटी log ऑफ एनी n 10⁻n होता है, तो एंटी log 1 का कितना आएगा 10, 10⁻1 10 ही तो होता है, आ गया आंसर। तो अपना k2 क्या निकल कर आएगा, k2 आ गया 10⁵ को यहाँ ले जाओ, तो 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10⁻4 आंसर आएगा, 10⁻4। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी 10⁻4 सेकंड इनवर्स। करने मेरे को टाइम लगा है, देखो अगर आपको मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये, अगर आपको क्वेश्चन की मतलब आरएनएस इक्वेशन के बारे में हर एक नॉलेज होती तो इस क्वेश्चन को आप बड़े जल्दी करते। आप करते ln k2/k1 क्या करते, EA/R T2 - T1/T1 T2, आप डायरेक्ट लिख देते इस इक्वेशन को, T2 पता है, T1 पता है, आपको EA/R स्लोप होती है ये पता है, डायरेक्ट पुट करो तो ln k2/10⁻5, ये 4606 दे रखा था, ठीक है, ऊपर 500 - 400 डिवाइडेड बाई 500 × 400, तो 5 के 20 और 2 0 और 2 0, ठीक है, 500 - 400 कितना हो गया 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 2000 कितने पे गया, पहले 2 पे गया 1000, ये गया 2303 पे, 1000 कट गया, ऊपर 2.303 आ गया। आगे का आपको पार्ट पता ही है, मैंने क्या किया, ln की वैल्यू पुट कर दी 2.303 लोग, ताकि 2.303 कैंसिल आउट हो जाए, कट गया। अब लोग को कैंसिल करना है तो मैंने एंटी लोग ले लिया, तो k2/10⁻5, उधर 1 का एंटी लोग होता है 10, तो k2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपका 10⁻4 आंसर निकल करके आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नॉलेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, डेफिनेटली इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। हाँ देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्स, अरे इतने अच्छे अच्छे दासु प्रॉब्लम है मेरे पास, आपकी डेफिनेटली आज नॉलेज बिल्डअप हो रही होगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्स एग्जिबिट्स ए रेट कांस्टेंट, एक्स की डिकम्पोजिशन हो रही है मेरे भाई, चलिए देखो, एक एक्स है, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.05 के दे रखा है, 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। बहुत ईजी है, कह रहा है कितने साल लगेंगे, हाउ मैनी ईयर्स, किसको कन्वर्ट होने में, 5 माइक्रोग्राम है एक्स का, उसको 2.5 माइक्रोग्राम में लेकर जाना है। मेरे भाई यहाँ पर एक बात समझ लो, पहले तो रिएक्शन का ऑर्डर, मैं क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकेंड करवा सकता हूँ, देखिए क्या अप्रोच मैं आपको लगाऊंगा। चलिए देखिए, एक कोई रिएक्टेंट है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, ये के इज द रेट कांस्टेंट 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर में है। ये कह रहा है कितने साल लगेंगे 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स को 2.5 माइक्रोग्राम में, ठीक है। पहली बात तो ना रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, उससे ना ऑर्डर डिडक्ट करो। देखो अगर ये केवल ईयर इनवर्स होता, माइक्रोग्राम नहीं होता, देखो माइक्रोग्राम तो कंसंट्रेशन है, माइक्रोग्राम क्या है कंसंट्रेशन, और ये अपॉन टाइम है। अरे देखो ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम जो होता है, जैसे मान लो कंसंट्रेशन तो दे दी इन्होंने माइक्रोग्राम और टाइम दे दिया ईयर में, तो माइक्रोग्राम पर ईयर, जब कंसंट्रेशन ऑफ टाइम माइक्रोग्राम पर ईयर है, माइक्रोग्राम पर ईयर जो ग्राफ दे रखा है, अरे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही तो होता है ये के की यूनिट जीरो ऑर्डर की होती है। अब याद करो मैंने बताया था, अगर dx/dt की यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर हो, अगर dx/dt की यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर हो तो समझ जाओ उस रिएक्शन का जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करती, तो dx/dt की यूनिट k के बराबर आती है। अब dx/dt की यूनिट जैसे अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और टाइम होता है पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, और k की यूनिट भी अगर मोल पर लीटर पर सेकंड हो और यही यूनिट dx/dt की हो, तो समझ में यहाँ पर मोल पर लीटर की जगह कंफ्यूज कर दिया बस थोड़ा सा, मोल पर लीटर की जगह माइक्रोग्राम कह दिया, है तो पर ईयर ही।
अगर ये ईयर इनवर्स होता, अगर ये ईयर इनवर्स होता तो मैं कहता रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है। समझ में आ गया, पल्ले पड़ गई बात। चलो अब न्यूमेरिकल को दोनों तरह से मॉडिफाई करते हैं। पहले तो इसको इसी क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ, माइक्रोग्राम पर ईयर से। देखो अब आपके क्वेश्चन हलवा हो गए, ये बिल्कुल हलवा, मतलब क्योंकि हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता चल गया ना। तो अब देखो क्या हिंट है इसमें, 5 माइक्रोग्राम को 2.5 बनाना है। अगर 5 को 2.5 बनाना है, टी हाफ पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि कितने साल लगेंगे 5 माइक्रोग्राम को 2.5 पे ले जाने में, मतलब आधा करना है। आधा करने का मतलब टी हाफ। अरे टी हाफ निकाल लो ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का डायरेक्ट फार्मूला है A0/2 के। ये लो A0/2 के। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे दी ना 5 माइक्रोग्राम, 5 माइक्रोग्राम इनिशियल है, फाइनल तो A0 है, तो फाइनल से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 5 माइक्रोग्राम और अपॉन 2K, के ये रहा 2K, के क्या है 0.05। पहले पड़ गई, इजी हो गया ना। तो देखो इस पॉइंट को हटाओ, 100 ऊपर चला गया। अरे बोलो 0.05 था, पॉइंट हटाया 100 ऊपर चला गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से कितने पे गया 50 पे। देखो 50 साल लगेंगे। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी लगाओ दिमाग, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, 50 ईयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के दिया होता, अगर कह देता के इज द 0.05 ईयर इनवर्स, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर पे चला जाता। तो और अब आप पूछते ना इस रिएक्शन का इतने से इतने होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर मैं निकालता रिएक्शन का टी हाफ, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, 0.693 अपॉन के, तो मैं कर देता 0.693 डिवाइडेड बाई 0.05, तो जो भी आंसर आता वो टी हाफ हो जाता। पहले पड़ गई, कर लोगे ऐसे। तो यही तो बात है भाई, ऑर्डर को डिटेक्ट करो। मैंने बोल रखा है, पहला लेक्चर बनाया था सबसे पहला केमिकल काइनेटिक्स का, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर, कि यूनिट को देखते ही ऑर्डर बता सकते हो। अरे लगाओ दिमाग मेरे भाई। चलो योग्य हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखिए ये रहा कि द रिएक्शन 2x गिव्स द B। देखो आप तो किसी भी YouTube चैनल पे ऐसी दास्तु प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की गई है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा टॉप चैप्टर है और आप, मैं चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री पे आपकी इतनी अच्छी कमांड हो, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। अभी सितंबर में 13 को जाकर टेस्ट होगा नीट का, और 1 और 6 सितंबर के बीच में होगा जेई मेंस का। यू हैव अप्रोक्सीमेट अबाउट 50 डेज, और नीट वालों के है 60 डेज, मतलब पूरे 2 महीने अभी भी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फोबिया है ना भाई, वो निकाल देंगे दिमाग से आपका इस महीने के अंदर, और अगले महीने में हम सारी डीपीपी प्रॉब्लम्स लेंगे, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चैप्टर वाइज लेंगे, सारे लेक्चर्स कवर कर देंगे, और नीट जेईई मेंस में आपकी पूरी महारत हासिल कराएंगे, और यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। चलो देखो, द रिएक्शन 2x गिव्स द B, एक रिएक्शन है 2x, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है 2x से B बन रहा है और रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन लिखते जाया करो। चलिए आगे बढ़े, कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द x इज 0 टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x की इनिशियल कंसंट्रेशन को x0 मान लिया। चलो x की इनिशियल कंसंट्रेशन को A0 की जगह x0 मान लिया, कितना है 0.2। हाफ लाइफ कह रहा है 6 घंटे, टी हाफ कह रहा है 6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 हो जाए तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन 0.2। अरे आसान है, देखो अगर कह रहा है यही फाइनल, अगर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, चलो A0 है, ये कह रहा है अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बाद में किसी टाइम के बाद में 0.5 हो जाए मोलर, और फाइनल कंसंट्रेशन जो A है वो 0.2 मोलर हो जाए, तो पूछा क्या है, टाइम पूछ रहा है कि इसको इतने जाने में कितना टाइम लगेगा। बताएं, मैं कह रहा हूँ हलवा क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच है, लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले तो भाई साहब ये कह देना एग्जामिनर ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है, आपको टी हाफ दे रहा है, और क्या जान लोगे बच्चे की।
अरे टी हाफ दे दिया, और टी हाफ होता है A0/2 के। यहाँ से के निकाल लो, खत्म। अरे टी हाफ दे दिया 6 घंटे, A0 कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2, क्या निकल जाएगा के। जीरो डायरेक्शन के लिए के का फार्मूला क्या है, 1/T A0 माइनस ए। टी निकालना है, ये रहा टी। टी को यहाँ लिख दूँ, के को नीचे लिख दूँ, टी को यहाँ, के को यहाँ। टी निकालना था, के यहाँ से पुट कर देंगे, A0 ये रहा भाई, ए ये रहा। करें जल्दी जल्दी, लगाओ दिमाग। टी हाफ, के निकालना है ना, अरे के निकालना है, के को यहाँ ले जाओ, टी हाफ को नीचे ले आओ, के को यहाँ, टी हाफ को नीचे, ठीक है, रखो। तो A0 की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ कितना है, 6 घंटे, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 12। समझ गए इतनी बात? हाँ देखो, अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को मैं हटा दूँ, 0.2 वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हटाएंगे, 10 नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 6 पे गया, 1/60, 1/60 आ गया के कितना आ गया, 1/60। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो टी की, टी इज इक्वल टू 1/k, के कितना है 1/60, तो 1/60 ऊपर चला जाएगा। A0 कितना है 0.5, ए कितना है 0.2, तो 0.5 0.2 कितना होगा, 0.5 माइनस 0.2 कितना आया 0.3, तो टी आ गया आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3। 0.3 क्या होता है, पॉइंट हटाओ, 10 नीचे आ गया, 6 पे गया, तो टाइम आएगा 18 घंटे। लगाओ दिमाग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी 18 आवर्स। अगर फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, फंडा क्लियर करो। मेरा मैं यहाँ इंटेंशन मेरा यही है, लेंथ लेक्चर देने का, मैराथन लेक्चर बन रहा है, समझ लो, फंडे क्लियर कर देंगे। 2x से b बन रहा था, हिंट दे दिया जीरो डायरेक्शन है, एग्जामिनर ने कह दिया इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ये है तो टी हाफ 6 आवर आता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ से k निकाल लिया, ये k निकल गया, कितना आया 1/60। फिर टी का फार्मूला होता है, k का फार्मूला होता है 1/T A0 माइनस ए। टी को यहाँ कर दिया, k को नीचे कर दिया, तो 1/k, k की वैल्यू 1/60, 60 ऊपर चला गया, A0 माइनस ए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60 18। कर लोगे, बिल्कुल करोगे मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑन योर स्क्रीन। इफ ए रिएक्शन, पढ़ो जल्दी, इतना मैं रब करता हूँ, पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ क्वेश्चन को। कह रहा है अगर रिएक्शन फॉलो करती है RNA इक्वेशन, प्लॉट है ln k वर्सेज 1/RT, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ln k वर्सेज 1/RT, स्ट्रेट लाइन कह रहा है, ग्रेडियंट -y है,